HDFC बैंक के दुबई ऑपरेशन से लिंक्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर 75 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने एलिजिड मिस सेलिंग और सब्सटैंशियल लॉसेस की कंप्लेंट्स उठाई हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट एग्जैक्टली किस बात को लेकर है और इन्वेस्टर्स का इसमें क्या एलिगेशन है? इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का बैकबोन और सबसे बड़ा कस्टमर सेगमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देख रहे हैं। इस सेगमेंट में मिड साइज आईटी कंपनीज लार्ज आईटी जायंट से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं। एयर इंडिया के टर्न अराउंड का प्लान अब और एक्सपेंसिव होता जा रहा है, जिसके लिए कंपनी ने एडिशनल कैपिटल की रिक्वेस्ट भी की है। लेकिन एयर इंडिया के लॉसेस इतने हाई क्यों हैं और इस टर्न अराउंड को कंप्लीट होने के लिए और कितना समय लग सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हो। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में एक इन्वेस्टर ग्रुप जिन्होंने HDFC बैंक के दुबई ब्रांच से एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कलेक्टिवली $13.5 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, वो अब एलिजिड मिस सेलिंग को लेकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, RBI और बहरीन के सेंट्रल बैंक तक मैटर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DFSA को इंडिपेंडेंटली कंप्लेन भी कर चुके हैं। लेकिन ये स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टर्स ने HDFC दुबई के थ्रू कार्लाइल लग्जमबर्ग लाइफ फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, जो एक इंश्योरेंस लिंक्ड लाइफ सेटलमेंट प्रोडक्ट। अब इन्वेस्टर्स का एलिगेशन ये है कि इस प्रोडक्ट को उनके सामने रिलेटिवली सेफ कैपिटल प्रोटेक्शन टाइप इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसमें पास्ट रिटर्न्स रिपोर्टेडली 12 to 19% पर ईयर के आसपास बताए गए थे और इन्वेस्टमेंट के साथ ना लेवरेज का भी ऑप्शन दिया गया था। एक इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग HDFC बैंक ने इन्वेस्टर्स को इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 3 to 5 टाइम्स तक लेवरेज ऑफर किया था। और हम सबको पता है कि लेवरेज का बेनिफिट जितना एम्पलीफाई हो सकता है, लॉस भी उतना ही एम्पलीफाई हो सकता है। तो कोविड मार्केट क्रैश के दौरान इसी स्ट्रक्चर को लेकर इन्वेस्टर्स का कहना यह है कि उनके एक्सपोजर और लॉसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। अब इन्वेस्टर ग्रुप का एलिगेशन यह है कि उन्हें प्रोडक्ट के रिस्क, लेवरेज और लिक्विडिटी के बारे में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और बाद में रिडेम्पशन में यानी अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने की कोशिश में भी डिफिकल्टीज आई। और इसी वजह से अब मोर देन 75 इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट्स कंसोलिडेट करके HDFC बैंक को लेटर भेजा है और 31 अगस्त तक रिस्पॉन्ड करने का टाइम दिया है। और अगर रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो ग्रुप लीगल एक्शन परस्यू करने की बात कर रहा है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। 2025 में DFSA ने पहले भी HDFC बैंक की दुबई ब्रांच के अगेंस्ट एक्शन लिया था, जिसमें हाई रिस्क क्रेडिट स्विस AT1 बॉन्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स को एलिजिडली मिससेल करने से रेगुलेटरी कंसर्न सामने आए थे। अब DFSA ने उस वक्त ब्रांच को न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज कंडक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया था। और इस बार भी कार्लाइल केस में इन्वेस्टर्स के सामने सिमिलर मिस सेलिंग, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, क्लाइंट सुटेबिलिटी लैप्सेस और लिक्विडिटी डिनायल जैसे एलिगेशन सामने आए हैं। अब इसका फाइनल आउटकम क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक चीज हाईलाइट करता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में किसी प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल रिटर्न्स और रिटर्न पोटेंशियल देखना एक पार्ट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, लेवरेज और डाउनसाइड रिस्क समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टोरी में BFSI सेक्टर के IT स्पेंडिंग का सब्सटैंशियल हिस्सा अब मिड साइज्ड IT प्लेयर्स कैप्चर कर रहे हैं और ये नंबर से पता चलता है। लार्ज IT कंपनीज में FY20 से FY26 के बीच TCS का BFSI रेवेन्यू 5.96%, इन्फोसिस का 5.74%, विप्रो का 5.67% और टेक महिंद्रा का 6.71% CAGR से ग्रो हुआ है। और वहीं पे मिड साइज IT कंपनीज में LTM का BFSI रेवेन्यू 10.46%, कोफोर्ज का 19.95%, एम्फेसिस का 9.33% और परसिस्टेंट का 25.27% CAGR से ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ में ना इस डिफरेंस का एक सिंपल रीजन है बेस इफेक्ट। अब मिड साइज्ड कंपनीज रिलेटिवली छोटे रेवेन्यू बेस से स्टार्ट कर रही हैं, इसीलिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स का इंपैक्ट उनकी ग्रोथ रेट पर ज्यादा दिखता है। लेकिन स्टोरी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, अब इन कंपनीज के क्लाइंट्स भी डिफरेंट है। मिड कैप कंपनीज अक्सर US और यूरोप के टियर 2 या चैलेंजर बैंक्स के साथ काम करती है, जहां टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग अभी कंपैरेटिवली लो बेस से ग्रो हो रही है। और दूसरी तरफ बड़े ग्लोबल बैंक्स का इक्वेशन थोड़ा बदल रहा है। JP मॉर्गन, सिटी बैंक और मॉर्गन स्टैनली जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में अपने खुद के टेक्नोलॉजी सेंटर्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं। यानी कुछ टेक्नोलॉजी वर्क जो पहले TCS या इन्फोसिस जैसे वेंडर्स को आउटसोर्स होता था, अब बैंक्स खुद इन हाउस कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े बैंक्स टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में वेंडर से प्रोडक्टिविटी गेन्स भी डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में मिड कैप्स के पास एजिलिटी का बेनिफिट है। ये कंपनीज क्लाइंट्स के कंपैरेटिवली क्लोजर रह सकते हैं, फास्टर मूव कर सकते हैं और कमर्शियल टर्म्स में ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। लार्ज IT कंपनीज का ट्रेडिशनल एडवांटेज स्केल और हेडकाउंट था, लेकिन AI के एरा में क्लाइंट को सिर्फ ज्यादा पीपल नहीं, बेटर प्रोडक्टिविटी और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी चाहिए। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी ग्रोथ साइकिल है या IT स्पेंडिंग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है?
अब एक्सपर्ट्स का मानना तो यह है कि लार्ज आईटी कंपनीज के पास आज भी ह्यूज लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन क्लाइंट जब नए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगा तो कंपटीशन का इक्वेशन डिफरेंट हो सकता है। और ब्रॉडर नंबर्स भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। लास्ट फिस्कल ईयर में टीसीएस और विप्रो की रेवेन्यूज रिस्पेक्टिवली 0.5% एंड 0.3% डिक्लाइन हुई, और वहीं पे इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने 4.6%, 6% और 1.9% ग्रोथ रिपोर्ट की। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, मिड साइज प्लेयर्स ने रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ दिखाई है। LTM 6%, कोफॉर्ज 29%, एम्फेसिस 7% और पर्सिस्टेंट सिस्टम 17% ग्रो हुए। तो अगर मिड कैप्स कंसिस्टेंटली ऐसे ही नई स्पेंडिंग का डिस्प्रपोर्शनेट शेयर कैप्चर करती हैं, तो उनकी फास्टर ग्रोथ सिर्फ टेम्पररी बेस इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन सकता है। अब तीसरी स्टोरी में एयर इंडिया और उसके बजट आर्म एयर इंडिया एक्सप्रेस ने FY26 में कंबाइंड $2.33 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है, और ये पिछले साल के लॉसेस से मोर देन डबल है। तो अब एयरलाइन ने शेयर होल्डर्स के पास फ्रेश इक्विटी के थ्रू एडिशनल फंडिंग मांगी है। सोर्सेज के मुताबिक एयर इंडिया फंडिंग इमीडिएटली चाहती है, ऑल्दो पैसा एक साथ नहीं ट्रांचेस में आ सकता है। अब सोर्सेज के मुताबिक एयर इंडिया फंडिंग इमीडिएटली चाहती है, ऑल्दो पैसा एक साथ नहीं ट्रांचेस में आ सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट अभी डिस्कशन स्टेज पर है, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। और टाटा सन्स के अलावा सिंगापुर एयरलाइंस को भी अपना प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, जो कि एयर इंडिया में अराउंड 25% स्टेक होल्ड करता है। तो सवाल यह है कि एयर इंडिया इतने मैसिव लॉसेस में क्यों है? अब इसके पीछे ना एक सिंगल रीजन नहीं है। रिसेंटली एयरलाइंस को पाकिस्तान के एयर स्पेस बैन की वजह से डिसरप्शन फेस करना पड़ा। इंडिया के इंटरनेशनल एयर नेटवर्क पर यूएस इजराइल वॉर विद ईरान का भी इंपैक्ट पड़ा, और पिछले साल हुए एक डेडली क्रैश जिसमें 260 लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी एयरलाइन को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। लेकिन इन इमीडिएट डिसरप्शंस के पीछे ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एयर इंडिया को फंडामेंटली रीबिल्ड करना है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि एयरलाइन के टर्न अराउंड में लगभग 10 साल तक का समय लग सकता है, और इसका रीजन है लेगेसी सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, फ्लीट और परसिस्टेंट सप्लाई चेन डिसरप्शंस को ओवरहॉल करना। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच फ्लीट भी एक मेजर इश्यू बन गया है। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से ऑर्डर किए गए हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिफर करने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि टाटा ग्रुप एयरलाइन के कॉस्ट और रिकॉर्ड लॉसेस को कंट्रोल करना चाहता है। यानी एक तरफ एयरलाइन को एक्सपांड करके एक मॉडर्न फ्लीट बनाना है, और दूसरी तरफ लॉसेस कंट्रोल करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को केयरफुली मैनेज करना है। सो टर्न अराउंड का इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एयर इंडिया को आगे भी कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। अब सोर्सेज के मुताबिक एयरलाइन को आने वाले सालों में भी कंटिन्यूड कैपिटल इन्फ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। टाटा ग्रुप ने एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाया है, लेकिन जब लॉसेस एक साल में डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं तो टर्न अराउंड की कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों पर सवाल उठना नेचुरल है। फिलहाल एयर इंडिया को फ्रेश कैपिटल की जरूरत है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एयर इंडिया का टर्न अराउंड एक लॉन्ग हॉल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका फाइनेंशियल बर्डन एयरलाइन के साथ साथ उसके इन्वेस्टर्स को भी बेयर करना पड़ रहा है। Well, that's it for today's episode of Markets Today. अब आपका क्या ओपिनियन है इन स्टोरीज पर? Let me know in the comments below. I'll see you in the next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.